हेलो, 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 मैम पीपीटी नज़र आ रहे हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, yes. ओके, ओके। अ, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। ब्रिन मुंबई माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे सभी शिक्षकों और बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम जो जिस बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं, वो है गद्य आकलन। गद्य आकलन वैसे तो बच्चों को बहुत आसान लगता है, पसंदीदा है, परंतु फिर भी यहाँ पे बच्चे अपने अंक गँवा बैठते हैं। तो क्या करें ताकि हम ये जो अंक हैं, वो पूर्ण प्राप्त कर सकें? उसके लिए हम क्या ध्यान में रख सकते हैं, वो बातें हम जानेंगे और गद्य आकलन कैसे करना है, उदाहरण के सहित उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आओ बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। गद्य आकलन यानी प्रश्न निर्मिति। गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 200 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है। परिच्छेद मतलब एक गद्य दिया जाएगा, एक पैराग्राफ, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, कितने शब्दों का? 100 से 200 शब्दों के बीच का वो हो सकता है। उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने हैं। हमें कितने प्रश्न तैयार करने हैं वहाँ पे? कुल 4 प्रश्न हमें तैयार करने हैं। पूरे पैराग्राफ, जो पूरा परिच्छेद है, पूरा गद्य जो दिया हुआ है, उसके ऊपर से हमें कितने करने हैं? 4 प्रश्न बनाने हैं। देखिए बच्चे, जब भी आप प्रश्न बनाना चाहते हैं किसी गद्य के ऊपर से, तो पहले वो गद्य को आप 1 से 2 बार पढ़ लें। वो भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ताकि आपको गद्य समझ में भी आ जाए और गद्य में कहा क्या-क्या है, वो भी आपके ध्यान में रहे, ताकि आप आसानी से उस पे प्रश्न निर्मित कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए। प्रश्न के उत्तर कैसे होने चाहिए? एक ही वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न आपको निर्मित करने हैं, बनाने हैं। ऐसे प्रश्न नहीं बनाने हैं जिनके उत्तर बड़े-बड़े हों, 4-5 पंक्तियों के या उससे ज़्यादा बड़े हों, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं बनाने हैं। कितने वाक्य में उत्तर आने चाहिए इनके? एक ही वाक्य में इनके उत्तर आने चाहिए, ऐसे ही प्रश्न आपको बनाने हैं। प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न जो है वो काफ़ी छोटे, संक्षिप्त मतलब छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। उसमें क्या पूछा गया है ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए। इस तरीके से ही आपको प्रश्नों की निर्मिति करनी है। ऐसे प्रश्न ना करें जो काफ़ी बड़े हो और उसमें स्पष्ट रूप से हमें ना समझ में आए कि पूछने वाला क्या पूछना चाहता है। ऐसे प्रश्नों की निर्मिति हमें परीक्षा में नहीं करनी है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए पद्यांश में हो। प्रश्नों के जो उत्तर हैं, वो क्या है? वो दिए गए पद्यांश में होने चाहिए। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आप कोई प्रश्न बनाते हैं, तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह होना आवश्यक है। अगर प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो उचित माना जाएगा और उसके आपके जो अंक हैं, वो कट जाएँगे। उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आपने प्रश्न सही भी बनाया हो, लेकिन अगर आपने प्रश्न चिन्ह अंत में नहीं लगाया है, तो आपको उसके अंक इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर दिए गए पद्यांश में होने चाहिए। जो भी आप प्रश्न बनाते हो, उसके उत्तर दिए गए पद्यांश मतलब परिच्छेद या पैराग्राफ में ही होने चाहिए। उसके बाहर अगर उसका उत्तर वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, बाहर से आपने कोई प्रश्न बना दिया है, तो भी आपको उसके अंक वहाँ पे प्राप्त नहीं होंगे। तो जो भी आप प्रश्न बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके जो भी उत्तर हैं, वो कहाँ पे होने चाहिए? दिए गए परिच्छेद में ही उसके उत्तर वहाँ पे आपको मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आप प्रश्न ध्यानपूर्वक बनाएँगे। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर हो। प्रश्न की जो रचना है, पूरे गद्यांश पे हो। मतलब कभी-कभी हम क करते हैं कि ऊपर के ही 1-2 पंक्तियों में से ही प्रश्न बना लेते हैं। ऐसा ना कीजिए। आपको ध्यान में रखना है कि जो आप प्रश्न बनाना चाहते हैं, जो भी आप प्रश्न बना रहे हैं, वो पूरे गद्यांश में मतलब पूरे पैराग्राफ में से बनने चाहिए। ठीक है? जैसे शुरुआत में एक प्रश्न बना लीजिए, बीच में से एक और, उसके बाद एक और अंत में से कोई एक प्रश्न आप बना लीजिए। इस तरीके से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं।
ये भी हो सकता है कि कई एक ही पंक्ति में से 2-4 प्रश्न बनते हैं, परंतु ऐसा हमें नहीं करना है। हमें प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण, कई बच्चे प्रश्न भी लिखते हैं, उसके उत्तर भी लिख देते हैं। तो हमें उत्तर नहीं लिखना है। जो गद्य आकलन का प्रश्न आता है, वहाँ पे सिर्फ़ आपको प्रश्न बनाने हैं और छोड़ देना है। क्या करना है? केवल 4 प्रश्न की निर्मिति आपको करनी है और उसके बाद उसे छोड़ देना है। उसके उत्तर वहाँ पे लिखना नहीं है। अगर आप उत्तर लिखेंगे, तो आपका समय व्यर्थ होगा। बाकी के प्रश्नों के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए समय को बचाना है और उत्तर यहाँ पे नहीं लिखना है। सिर्फ़ प्रश्न निर्माण करने हैं, कितने 4 प्रश्न और उसे छोड़ देना है। शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए, संदेश लिखिए जैसे प्रश्न तैयार करने नहीं हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है, ध्यान देना है। शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए या संदेश लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पे तैयार नहीं कर सकते। आपको ऐसे ही प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर वहाँ पे मिले। संदेश वाले, सीख वाले, शीर्षक वाले आपको प्रश्न तैयार नहीं करने हैं। आकृति पूर्ण कीजिए जैसे प्रश्नों का समावेश गद्य आकलन में नहीं होगा। जैसे आपको प्रश्न पत्र में आता है आकृति पूर्ण कीजिए, परंतु इस प्रकार के प्रश्न आप तैयार नहीं कर सकते गद्य आकलन के प्रश्न में। जब आप प्रश्न निर्मिति कर रहे हैं, वहाँ पे आकृति पूर्ण कीजिए, ये प्रश्न आप नहीं लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करना है। जितना महत्वपूर्ण प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है, उतना ही महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करना है। ये कौन-कौन से हैं? कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ, किस लिए, इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है? तो ये जो शब्द है इन्हें ध्यान में रखना है। इन्हीं शब्दों का उपयोग करके आपको क्या करना है? आपका जो भी प्रश्न आप निर्माण कर रहे हैं, तो इनका उपयोग वहाँ पे करना है। जितना प्रश्न चिन्ह आवश्यक है, उतना ही ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में जब प्रश्न बनाते हैं, तो व्हाट, व्हाई, व्हेन इस तरीके के शब्दों का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। उसी तरीके से हिंदी में जब हम प्रश्न बनाते हैं, तो कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ, किस लिए, इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पे हमें करना है। चलो बच्चों, अभी हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है और किस प्रकार का परिचय दिया जाता है और हमें किस प्रकार से उसपे प्रश्न निर्मित करना है। तो प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्नों के उत्तर तैयार कीजिए जिनके सॉरी ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक-एक वाक्य में हो। हमें क्या करना है यहाँ पे? ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक-एक वाक्य में आते हो। तो पहले हम जो गद्यांश हमें दिया गया है, वो उसे पढ़ते हैं। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ ताड़पत्र पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विस्मृति मतलब भूल जाने से, जो ज्ञान हमारे पास है, उसे हम भूल ना जाए, इसलिए वो उसे हम लिखते थे। विस्मृति मतलब होता है भूल जाना। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। जो पुस्तक का इतिहास है, वही हमें बताता है कि पुस्तक कैसे-कैसे लिखी गई है। आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र पर लिखी गई है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती हैं। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तक ही अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। ये था हमारा परिच्छेद। अब इसमें हमें क्या करना है, 4 प्रश्नों की निर्मिति करनी है, जिसके उत्तर हमें सिर्फ़ 1 वाक्य में मिल सकें। तो बच्चों साथ ही साथ जैसे-जैसे हम
स्लाइड चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में आसानी से पढ़ सकें। तो ध्यानपूर्वक आप क्या कीजिए, हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब यहाँ पे हमें 4 प्रश्न तैयार करना है। आप सिर्फ प्रश्न लिखेंगे और मन में उसका उत्तर आप देखेंगे कि वो एक पंक्ति में या एक वाक्य में आ सकता है या नहीं। वो आ सकता है तो ही उसका उत्तर हमें वहाँ पे प्रश्न हमें वहाँ पे बनाना है। पहला हमने प्रश्न जो बनाया है वो है, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? आप क्षण भर के लिए सोचिए कि ये परिच्छेद पढ़ के कि मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था, इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो ये प्रश्न हमारा बराबर है। मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। किस लिए किया था? जो ज्ञान है उसको विस्मृति से बचाने के लिए किया था। इसलिए ये हमारा जो उत्तर है वो एक वाक्य। दूसरा प्रश्न, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक हैं? जो हमारी पुस्तकें हैं वो मानव की किस तरह सहायक है, ये दूसरा प्रश्न हमने बनाया। इसका उत्तर एक वाक्य में आता है कि हम देखते हैं। इसका उत्तर आएगा, पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक है। देखिए फिर से जो हमारा उत्तर आ रहा है वो एक वाक्य में आ रहा है। आपको उत्तर लिखने नहीं है, परंतु आपको आपके दिमाग में उसके बारे में सोचना है कि वो एक वाक्य में आप उत्तर लिख सकते हैं क्या, अगर लिखना पड़े तो। अगर आप उसका उत्तर एक वाक्य में लिख सकते हैं तो ये प्रश्न आपका सही माना जाएगा। पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक हैं? तो पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती हैं। ये वाक्य एक वाक्य में हमारा उत्तर आया, इसलिए प्रश्न हमारा सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पुस्तकों से हमें किन की जानकारी मिलती है? पुस्तकों से हमें किन की जानकारी, किन के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर भी हम देखते हैं कि एक वाक्य में हो सकता है क्या? पुस्तकों से हमें प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे भी हमारा जो उत्तर आ रहा है वो एक वाक्य में आ रहा है, इसलिए ये प्रश्न भी सही है। अब जब आप प्रश्न बनाते हैं, आपको साथ ही साथ ध्यान देना है कि आप परिच्छेद 1 से 2 बार पढ़ लें, ताकि आपको सब परिच्छेद समझ में आ जाए। जब तक परिच्छेद अगर समझ में नहीं आया, आपका गद्य जो दिया हुआ है वो समझ में नहीं आया, तो आप प्रश्न निर्मिति सही तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो इन बातों का ध्यान देना है। अंतिम जो प्रश्न है इस गद्य पे हमने बनाया है वो है, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? इसका उत्तर आप सोचिए, मैं फिर इसका उत्तर आपको बताता हूँ। वैसे तो हमें प्रश्न बनाना है, परंतु हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उसका जो उत्तर है वो एक वाक्य में आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? इसका उत्तर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकें विभिन्न देशों के दृष्टिकोण को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती हैं। ये इसका उत्तर है। मतलब ये एक वाक्य में उत्तर मिल गया है, तो ये भी हमारा प्रश्न जो है वो सही प्रश्न है। तो हमने ध्यान दिया, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गद्य दिया है, जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, परिच्छेद दिया हुआ है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको केवल 4 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। जो भी आप 4 प्रश्न निर्मित करते हैं, बनाते हैं, उन चारों प्रश्न के उत्तर आप मन में ही सोचेंगे, आपके दिमाग में ही सोचेंगे कि उनका उत्तर एक वाक्य में आता है या नहीं आता है। अगर उनका उत्तर एक वाक्य में आ रहा है, तो आपके प्रश्न सही हैं। बहुत लंबे प्रश्न भी छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, और जो उत्तर हैं, वो भी छोटे होने चाहिए। चलिए हम अगला पद्य देखते हैं। अगला जो पद्य हमें दिया है, वो है, धन्य है वो ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। क्या? पहली ईंट जो होती है जमीन के अंदर, जिसे हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम के अंदर हम रखते हैं, तो वो ईंट बन गई। धन्य कौन-सी ईंट है? जो पहली ईंट होती है। क्योंकि इसी पहली ईंट पर अब उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्थि नास्ति निर्भर करती है। जो पहली ईंट होती है उस पे ही इमारत कितने दिन टिकेगी, ये निर्भर करता है।
इमारत कितनी मजबूत बनेगी वो भी उसी पे निर्भर करता है। जो मूल होता है, जो किसी भी इमारत का या मनुष्य का जो मूल होता है, वो यही होता है क्या? शुरुआत जो होती है, आपका जो मूल है, वो मजबूत है, तो आपकी भविष्य भी आपका मजबूत रहेगा। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा ज़मीन पर आ गिरेगा। आप कभी पत्तों का घर बनाइए, ईंटों का घर बनाइए छोटा-सा, और उसकी नींव जो है, मतलब उसके नीचे के साइड जो आपने उसको सपोर्ट दिया है, उसे हटा दीजिए। वो जो भी आपने इमारत बनाई है, वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो कंगूरा बेतहाशा ज़मीन पर आ रहेगा। मतलब जो उसका ऊपरी जो हिस्सा है, जो खूबसूरत हमें नज़र आता है, वो भी क्या होगा? नीचे आके गिर जाएगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए, अब नींव के गीत गाएँ। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, यदि ऊपर लगी होती, तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु इमारत की पायदारी उसकी नींव पर होती मुनस्सिर होती है। इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित सुंदर खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, सुंदर इमारत बने, इसलिए कुछ पक्की-पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने, इसलिए कुछ तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। एक इमारत के द्वारा समाज के बारे में बता रहे हैं कि इमारत में जैसे पक्की ईंट को ही नीचे जाना पड़ता है, वैसे समाज में ही जो तपे तपाए लोग, मतलब अच्छे लोग होते हैं, उन्हें ही शहादत देनी पड़ती है। मतलब उन्हें ही प्रयत्न करना पड़ता है समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए, समाज की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो चलिए, इस पे हमें 4 कुल 4 प्रश्न निर्मित करने हैं। पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं हम। लेखक के अनुसार कौन-सी ईंट धन्य है? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार कौन-सी ईंट धन्य है? जो ईंट ज़मीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई है, वो ईंट क्या है? लेखक के अनुसार धन्य है। इसका उत्तर जो है वो हमें एक वाक्य में मिला, और प्रश्न भी हमने काफ़ी छोटा बनाया है और स्पष्ट बनाया है। इसलिए ये प्रश्न जो है वो सही है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, नींव की ईंट को हिला देने से इमारत पर क्या असर पड़ेगा? जो नींव की ईंट है, जो शुरुआत की ईंट है, अगर उसको हम हिला दें, तो उससे क्या असर पड़ेगा? ये हमने प्रश्न बनाया है। अब इसका उत्तर हम सोचते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा, कंगूरा बेताशा ज़मीन पर आ रहेगा। जो कंगूरा रहेगा, वो नींव की ईंट हिलाने से क्या हो जाएगा? वो ज़मीन पर आ जाएगा। उम, यहाँ पे इसका भी उत्तर हमने एक ही वाक्य में बनाया है। इमारत की मजबूती का आधार क्या है? इमारत की जो मजबूती होती है, उसका आधार क्या है? इमारत की पहली ईंट इमारत के मजबूती का आधार है। इसका उत्तर क्या आएगा? इमारत की पहली ईंट इमारत के मजबूती का आधार है। इसका उत्तर भी क्या है? संक्षिप्त में लिखा है हमने, और प्रश्न भी संक्षिप्त में ही बनाया है। मतलब ये प्रश्न भी सही है। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको उत्तर नहीं लिखने हैं, सिर्फ प्रश्न ही बनाने हैं, लेकिन उत्तर आपको सोचना आवश्यक है, क्योंकि जब आप उत्तर सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये उत्तर छोटा है और सही जा रहा है या नहीं लिख रहे हैं हम। अगर आप उत्तर नहीं सोचेंगे, सिर्फ प्रश्न बनाएँगे, तो कदाचित आप गलत प्रश्न भी बना सकते हैं। गलत यानी प्रश्न सही होगा, परंतु उसका उत्तर काफ़ी बड़ा है, तो उसे गलत माना जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, हम हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सुंदर सृष्टि क्या खोजती है? तो सुंदर सृष्टि क्या खोजती है? सुंदर सृष्टि बलिदान खोजती है। क्या खोजती है? बलिदान खोजती है। यहाँ पे दिया है, सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, तो इसका उत्तर है, और ये भी एक ही वाक्य में छोटा उत्तर हम लिख रहे हैं। प्रश्न भी हमारा स्पष्ट है, प्रश्न चिन्ह हमने लगाया है, और प्रश्न भी हमने संक्षिप्त में ही बनाया है, इसलिए ये भी प्रश्न हम सही ग्राह्य धरेंगे। चलिए हम एक और पद्यांश देखते हैं, जो गद्य हमें दिया है। प्रेम एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, जिससे मनुष्य को अनंत लाभ होते हैं। प्रेम से
मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता आती है, सद्गुणों की सृष्टि होती है, दुखों का नाश और सुखों की वृद्धि होती है और यहाँ तक कि मनुष्य की आयु बढ़ती है। प्रेम ही मनुष्य को साहसी, धीर और सहनशील बनाता है। माता अपने बच्चों के लिए अनंत कष्ट सहती है और स्वयं सब प्रकार के दुख भोग कर उसे सुख देती है। माताओं को बहुधा ऐसी अवस्था में रहना पड़ता है जिसमें यदि प्रेम का सहारा ना हो तो वे बहुत शीघ्र बीमार हो जाए। पर यह प्रेम उन्हें रोगी होने से बचाता है। उल्टे शुद्ध प्रेम उन्हें बलिष्ठ और सुंदर बनाता है। बिना प्रेम के अच्छी सुख सामग्री हमें तनिक भी प्रसन्नता नहीं कर सकती। पर प्रेम की सहायता से हम बिना किसी सुख सामग्री के भी परम सुखी हो सकते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वभाव मिलनसार और प्रेम पूर्वक बनाना चाहिए। इस परिच्छेद में प्रेम के बारे में बताया गया है। प्रेम का महत्व यहाँ पे समझाया गया है। माता और बच्चे के बीच का प्रेम यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आपके पास सुख सुविधाएं की सामग्री हो, परंतु आप कभी प्रसन्न नहीं होंगे अगर आपके साथ प्रेम नहीं है। आपके पास आप पे प्रेम करने वाले लोग या आप किसी पे प्रेम नहीं करते हो, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप कभी सुखी नहीं होंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी धन दौलत हो या सुख सुविधाएं की वस्तुएं हो। तो ये परिच्छेद तो हमने समझ लिया। अब इस पे भी हमें क्या करना है, 4 प्रश्न बनाने हैं। केवल 4 प्रश्न, उत्तर नहीं लिखने हैं, प्रश्न चिन्ह अंत में लगाना है। पहला प्रश्न हम बनाएंगे, प्रेम से क्या-क्या लाभ होते हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा? प्रेम से मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता आती है, सद्गुणों की सृष्टि होती है, दुखों का नाश होता है और सुखों सुखों की वृद्धि होती है। ये इसका उत्तर है। प्रेम से क्या-क्या होता है? अनंत लाभ होते हैं, सॉरी, प्रेम से मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता, सद्गुणों में सृष्टि, दुखों का नाश और सुखों में वृद्धि होती है। मतलब हमारा जो उत्तर है वो संक्षिप्त में आ रहा है, छोटा उत्तर आ रहा है, तो ये प्रश्न सही है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है? क्या प्रश्न है? प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? प्रेम से मनुष्य साहसी, धीर और सहनशील बनता है। मतलब इसका उत्तर भी हमें छोटा उत्तर मिल रहा है। मतलब ये जो प्रश्न है वो क्या है? सही प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, माता बच्चों के लिए क्या सहती है? माता बच्चों के लिए क्या सहती है? यहाँ पे हमने देखा था, माता बच्चों के लिए क्या सहती है? अनंत कष्ट सहती है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी हमें एक वाक्य में मिल रहा है और जो प्रश्न है वो भी हमारा संक्षिप्त में है, छोटा प्रश्न है, स्पष्ट प्रश्न है। इसलिए ये प्रश्न भी सही है। अंतिम प्रश्न देखते हैं इस परिच्छेद पे से, इस गद्य पे से, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए मनुष्य का स्वभाव? मनुष्य का स्वभाव मिलनसार और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। देखिए इसका भी उत्तर हमें एक ही वाक्य में मिल रहा है। तो ये भी जो प्रश्न है वो सही प्रश्न है। जब भी आप प्रश्न निर्मित करते हैं, आप पहले मन में सोचिए इसका उत्तर क्या है? अगर वो छोटा उत्तर आ रहा है और सही उत्तर आ रहा है और स्पष्ट आपको भी समझ में आ रहा है कि हाँ, मैंने क्या पूछा है और इसका उत्तर यही हो सकता है सिर्फ, तो ये प्रश्न सही माना जाएगा। चलिए अगला हम परिच्छेद देखते हैं। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। वापस संपत्ति हो गया है, उधर हमें बिंदी लगानी पड़ेगी, मतलब वो संपत्ति हो जाएगा। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। मतलब यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं इस परिच्छेद में कि जो अच्छा विद्यार्थी होता है उसे समय का मूल्यांकन, मतलब
किस समय क्या करना है, समय का विभाजन किस तरीके से करना है, किस कार्य के लिए करना है, और जो समय की कीमत है वो जानता है। वह बेटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजनों में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता है। वो सिनेमा, मोबाइल ऐसी चीजों में या मनोरंजन के जो साधन होते हैं उसमें अधिक लिप्त नहीं होता, मतलब दिन भर उसी में नहीं लगा रहता है। उसे पता है कि कब तक मुझे मनोरंजन के साधन का उपयोग करना है और कब मुझे अपने कार्य पूर्ण करने हैं। उसके सामने सदा मंजिल रहती है और उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चलकर ही वो कुछ बन सकता है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आदर्श विद्यार्थी होता है उसे पता रहता है कि उसकी मंजिल कहाँ है और उसके सामने हमेशा उसकी मंजिल रहती है, और जो प्रलोभन होते हैं उनके वश में वो नहीं होता है, जिससे मतलब तनिक सुख मिले परंतु बाद में दुख प्राप्त हो, ऐसे चीजों के बारे में वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसका केवल अपने लक्ष्य पे, अपने मंजिल पे ध्यान होता है। और उसे ये भी पता है कि कंटका किरण मतलब कठिन रास्तों पे चल के ही वो सुख प्राप्त कर पाएगा। परंतु अगर वो प्रलोभन जो होते हैं उनके वश में आ गया तो उसे आगे चलकर दुख ही प्राप्त होगा। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समूचे विश्व के लिए वो तभी कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जब वो अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो। वह विद्या रूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनभिद्ध रहे हो। किसका मंथन करके? विद्या रूपी, मतलब विद्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है ये बताया जा रहा है। और वो क्या प्राप्त कर पाएगा? ऐसे मोती प्राप्त कर पाएगा, मतलब ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा जो अनभिद्ध है। अनभिद्ध मतलब जिसे कोई जानता नहीं, जिसे कोई अभी तक ढूंढ नहीं सका है, ऐसे लक्ष्य को भी ये प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई ऐसे लक्ष्य को पा ना सका है आसानी से, ऐसे लक्ष्य को पा पाएगा कब? जब वो विद्या रूपी मंथन करेगा, मतलब विद्या ग्रहण करेगा, अभ्यास करेगा। चलिए, इस परिच्छेद पे भी हमें कुल 4 प्रश्न निर्मित करने हैं। तो प्रश्न देखते हैं। किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं? तो किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं? आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी किसी भी देश की संपत्ति होते हैं। तो इसका उत्तर भी हमें एक ही वाक्य में मिल रहा है। विद्यार्थी क्या करना जानता है? विद्यार्थी क्या करना जानता है? क्या करना जानता है? विद्यार्थी जो है वो समय का मूल्यांकन करना जानता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें एक ही वाक्य में मिल रहा है। प्रश्न चिन्ह भी हमने लगा है, प्रश्न भी स्पष्ट है, और साथ ही साथ प्रश्न जो है वो संक्षिप्त में बना है, मतलब छोटा प्रश्न हमने बनाया है। छोटा प्रश्न, स्पष्ट प्रश्न, प्रश्न चिन्ह और उत्तर एक वाक्य में। सिर्फ ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है, महत्व की है, जिससे आप इस प्रश्न में, गद्य आकलन में पूर्ण अंक प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है? विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है? किसके लिए प्राप्त कर सकता है वो? परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे विश्व के लिए क्षमता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें एक ही वाक्य में मिल रहा है। विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है? विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है? अंतिम जो वाक्य है हमारा परिच्छेद का, गद्यांश का, उसमें इसका उत्तर मिलता है। विद्यार्थी किस प्रकार के प्राप्त कर रहा है? जो ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनभिद्ध रहे हैं, मतलब जो जिसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सका, ऐसे मोती वो प्राप्त कर सकता है, मतलब ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसका उत्तर क्या आ रहा है? ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनभिद्ध रहे हैं। इसका उत्तर भी हमें एक ही वाक्य में मिल रहा है। तो ये जो प्रश्न है ये भी सही प्रश्न है। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट निकालते जाइए, आपको बाद में ये जो परिच्छेद है, गद्यांश है, ये पढ़ने के लिए काम आ जाएंगे। चलिए अगला परिच्छेद हम यहाँ पे देखते हैं। जीवन एक सुंदर कलाकृति है, परंतु
इस कलाकृति की सुंदरता को द्विगुणित करने वाली अनेक बातें मनुष्य अपनी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकता। गतिशील युग के साथ दौड़ते हुए उसके पास समय नहीं बचता। वैसे तो जीवन एक लड़ाई भी है। जिंदगी के हर मोड़ पर आदमी को कभी संघर्ष करना पड़ता है, तो कभी चुप्पी साध कर अगले सफर के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। जिंदगी में मनुष्य को गति के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की बदली अवस्थाएं मनुष्य को केवल एक बार ही प्राप्त होती है। जीवन आगे बढ़ता जाता है। अच्छे शौक पूरे करने की बात पीछे पड़ जाती है, परंतु प्रातःकाल को सुनहरा मौका मानकर ही हमें जो मिले उसे सहेज कर रखना चाहिए, जिससे हम खुद आनंद पा सकेंगे और दूसरों को भी दे सकेंगे। मनुष्य सॉरी मनुष्य के जीवन के बारे में यहाँ पे बताएं कि जो अवस्था है मनुष्य के जीवन की वो एक ही बार मिल पाती है। जैसे हम एक ही बार बचपन का लुत्फ उठा पाएंगे, एक ही बार हम जवान होंगे, एक ही बार हम वृद्ध होंगे और हमारा अंत हो जाएगा। तो जो भी अवस्थाएं हैं मनुष्य की वो एक ही बार आती हैं। तो इसमें हमें जो कुछ करना है इसी जीवन में करना है और हमें ऐसे कार्य करने हैं कि हम भी आनंद पा सकें और दूसरों को भी हम आनंद दे सकें। तो इस परिच्छेद पे गद्यांश पे हमें 4 प्रश्न निर्मित करने हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। जीवन कैसी कलाकृति है? जीवन कैसी कलाकृति है? तो इसका जो उत्तर है वो है सुंदर कलाकृति है। जीवन सुंदर कलाकृति है। आपको प्रथम वाक्य में ही इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर जो है एक ही वाक्य में मिल रहा है। प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न संक्षिप्त है और स्पष्ट है। तो ये प्रश्न हमारा सही है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, कैसे युग के साथ मनुष्य दौड़ रहा है? मनुष्य कैसे युग के साथ दौड़ रहा है, यह हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, गतिशील युग के साथ मनुष्य दौड़ रहा है। कैसे युग के साथ? गतिशील युग के साथ मनुष्य दौड़ रहा है। तो इसका उत्तर हमें एक वाक्य में मिल रहा है, मतलब ये सही प्रश्न है। जीवन क्या है? तो जीवन क्या है? जीवन एक लड़ाई है। जीवन एक लड़ाई है। इसका उत्तर भी हमें, देखिए प्रश्न कितना छोटा है, सिर्फ 3 शब्दों में प्रश्न बना है। जीवन क्या है और इसका उत्तर भी क्या है? जीवन एक लड़ाई है। तो ये सही प्रश्न है। जीवन की बदलती अवस्थाएं मनुष्य को कितनी बार प्राप्त होती है? मनुष्य को बदलती अवस्थाएं कितनी बार प्राप्त होती हैं? एक बार प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? जीवन की बदलती अवस्था मनुष्य को केवल एक बार प्राप्त होती है। मतलब इसका उत्तर भी हमें एक ही वाक्य में मिला है। चलिए अगला परिच्छेद देखते हैं। परोपकार मनुष्य के सभी गुणों का मूल है। परोपकार के कारण मनुष्य में अनेक प्रकार के गुण आ जाते हैं। परोपकार एक ऐसा जादू है जो मनुष्य के हृदय में पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, प्रेम आदि गुणों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार परोपकार सभी गुणों की खान है। सत्य तो यह है कि परोपकारी मनुष्य साक्षात ईश्वर के समान होता है। उसका हृदय सागर की भांति विशाल होता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए उसमें प्रेम भरा रहता है। अतः परोपकारी मनुष्य विश्व बंधु होता है। परोपकार से मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु परोपकार करने वाला मनुष्य असंख्य मनुष्यों के मन को जीत लेता है। इस परिच्छेद पे भी हमें 4 प्रश्न बनाने हैं। तो हम अपने प्रश्न देखते हैं और उसके उत्तर सोचते हैं कि कितना बड़ा उसका उत्तर आ रहा है। परोपकार से मनुष्य कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? परोपकार से मनुष्य में कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? वहां पे मैं रह गया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? परोपकार से मनुष्य में पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, प्रेम ये गुण उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर भी हमें एक ही वाक्य में मिल रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होता है?
परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होता है? इसका उत्तर क्या आएगा? परोपकार से परोपकारी मनुष्य में अनेक गुण आ जाते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ये उसका लाभ है। राजा और परोपकारी मनुष्य में क्या अंतर होता है? राजा और परोपकारी मनुष्य में क्या अंतर होता है? तो राजा जो है म राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, परंतु परोपकारी मनुष्य उनके मनोविश्य के बीच अंतर है। संपूर्ण मानव समाज के लिए किसके हृदय में प्रेम भरा रहता है? तो किसके हृदय में प्रेम भरा रहता है? परोपकारी मनुष्य के हृदय में प्रेम भरा रहता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए परोपकारी मनुष्य के हृदय में प्रेम भरा रहता है। इसका उत्तर भी हमें एक ही वाक्य में मिल रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देख जाना कि हमें प्रश्न बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण है 4 बातें, वो क्या है? प्रश्न छोटा हो, स्पष्ट हो, प्रश्न चिन्ह हो, उत्तर उसका एक वाक्य में आना चाहिए। और भी हमने बातें जानी थी, जैसे कि जब भी हम कोई प्रश्न बना रहे हैं, तो उसके पहले हमें परिच्छेद को 1 से 2 बार अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है, ताकि जो आप प्रश्न बनाएँ, वो सही तरीके से आप बना सकें। एक अंतिम परिच्छेद हम देख लेते हैं। विज्ञान के युद्ध विषयक अस्त्र-शस्त्रों के आविष्कारों ने देश की सभ्यता और संस्कृति को खतरे में डाल दिया है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम भी विज्ञान की ही देन है। मनुष्य का विनाश करने वाली विषैली गैस भी विज्ञान द्वारा ही खोजी गई है। विज्ञान के ये आविष्कार जो मनुष्य जाति, सभ्यता एवं संस्कृति के विनाश का कारण बनते हैं, देश के लिए अभिशाप है। वास्तव में विज्ञान की सिद्धियां अद्भुत हैं। यह अभिशाप और वरदान हमारे प्रयोग के कारण से बनती है। यदि हम इनका प्रयोग अपने देश के लाभ, मनुष्य के कल्याण के लिए करें, तो यह वरदान सिद्ध हो सकती है। चाकू या छुरी फल व सब्जी काटने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन प्रयोगकर्ता इसका प्रयोग किसी का गला काटने या मारने के लिए करे, तो इसमें छुरी चाकू बनाने वाले का क्या दोष है? अतएव हमें इन सभी वस्तुओं का अपने लाभ के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए, जिसके लिए वास्तव में इनका आविष्कार किया गया है। इस परिच्छेद में हमें क्या बताया गया है कि जो विज्ञान ने हमें हाइड्रोजन बम, परमाणु बम या बाकी जो चीजें हमें प्रदान की है, उसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, उस पे ये निर्भर करेगा कि ये वरदान है या हमारे लिए शाप है। अगर हम इसका मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे, तो ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा और हम इसका किसी गलत कार्य में प्रयोग करेंगे इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का, तो ये हमारे लिए अभिशाप बन जाएँगे। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, चाकू बनाने वाला तो उसे सब्ज़ी काटने के लिए बनाता है, परंतु अगर हम उसका गलत तरीके से उपयोग करें, तो ये हमारे लिए शाप बन जाएगा। तो इसमें चाकू बनाने वाले की गलती नहीं है, विज्ञान की गलती नहीं है। इसमें गलती है जो इसका प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, उसकी गलती है। तो इसे हमने समझ लिया। इस पे 4 प्रश्न हम कौन से बना सकते हैं, वो हम देखते हैं। प्रथम प्रश्न हम बनाएँगे, देश की सभ्यता और संस्कृति को किसने खतरे में डाल दिया है? दूसरा प्रश्न हम बनाएँगे, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम किसकी देन है? तीसरा प्रश्न, चाकू और छुरी को किस लिए बनाया गया है? चौथा प्रश्न, अस्त्र शस्त्र का आविष्कार किसने किसके कल्याण के लिए किया है? देखिए, आप बाद में इन प्रश्नों के बारे में सोचिए, इसके उत्तर कितने बड़े बनते हैं और इसके उत्तर क्या है? ये आपको ढूँढना है, ताकि ये प्रश्न सही है या गलत है, ये आप जान पाएँगे। बच्चों, ये बचे हुआ जो एक गद्यांश है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके उत्तर भी आप बाद में सोचिएगा और इसके उत्तर लिख के आप अपने परिच्छेद के साथ इसके प्रश्न बना के आप अपने शिक्षकों को भेजिए, ताकि आप प्रश्न
सही बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ये वो भी समझ सकें। जो प्रश्न मैंने बनाए उसके अलावा आपने बाकी और 4 प्रश्न यहाँ पे निर्मित करना है। तो हम थोड़ा शीघ्र ही इसके बारे में भी देख लेते हैं, आखिरी गद्यांश जो है उसे पढ़ लेते हैं। भारतीय संगीत में देश के सभी भागों के संगीत का समावेश होता है। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र की कुचिपुड़ी तथा केरल का कथकली आदि सारे देश में लोकप्रिय हैं। भारत में सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन हैं। सारे देश का एक संविधान, एक कानून, एक राष्ट्रध्वज तथा एक राष्ट्रगीत है। भारतीय सेना में सभी प्रांतों के सैनिक हैं। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों की राष्ट्रीय टीम में अलग-अलग प्रांतों के खिलाड़ी चुने जाते हैं। यहाँ पे हमें राष्ट्रीयता की संदेश भी दे रहा है ये परिच्छेद कि हम अलग-अलग राज्यों में रहते हैं, परंतु हम एक ही देश के निवासी हैं। इस पे 4 प्रश्न हम देखते हैं। पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? भारत के सभी प्रांत किसके अधीन हैं? भारतीय सेना में कहाँ के सैनिक हैं? ये 4 प्रश्न हमने बनाए। अब आप भी इस पे 4 और नए प्रश्न आपके मन से इस पे बनाइए और आपके शिक्षकों को जो आपको कक्ष पढ़ाते हैं आपकी पाठशाला में, उन्हें ये भेजिए व्हाट्सएप के थ्रू। बच्चों बाकी के समय समाप्त हो गए हैं, इसलिए बाकी के जो परिच्छेद हैं, उनके आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसका अभ्यास आप करते रहिए। ये आपके स्वाध्याय के लिए परिच्छेद दिया है। इसके प्रश्नों को आपने स्वयं बनाना है 4 प्रश्नों को और आपके विद्यालय के शिक्षकों को भेजना है। धन्यवाद। हेलो।